बैक टू एनी वीडियो। तो आज की वीडियो के हमारे BPCC 114 की यूनिट 6 परामर्श के सैद्धांतिक उपागम और संबंधित चिकित्सा थर्ड तीसरे दो तुम लोग ने समझ लिया, पढ़ लिया। तो व्यवहार चिकित्सा JB वॉटसन ने जब यह कहा कि केवल देखने योग्य व्यवहार 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 ही ऐसे प्रयोग सिद्ध मूल हो सकते हैं जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में भविष्य में बरकरार रहेंगे, तब व्यवहारवाद को गति मिली। 1950 और 1960 के दशक में विश्व भर के वैज्ञानिकों ने एक साथ ऐसे चिकित्सा उपागम विकसित करने शुरू किए जो अधिगम सिद्धांतों पर निर्भर थे कि किस तरीके से याद किया जाता है। ये उपागम अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ग्रेट ब्रिटेन में उभरे। इन उपागमों में मनोवैज्ञानिक संकट का अनुभव को बेहतर करने वाले व्यक्तियों को व्यवहार पर परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया ताकि बेहतर समायोजन में उनकी सहायता की जा सके। ठीक है, तो मुख्य तौर पर क्या हो रहा है, जो व्यवहार चिकित्सा की उत्पत्ति कैसे हुई, ये चीज़ है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हो सकता है क्वेश्चन फंस जाए। व्यवहार चिकित्सा की उत्पत्ति और संबंधित कोई भी और दूसरा टॉपिक इससे रिलेटेड व्यवहार चिकित्सा के पूर्ण धारणाओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो व्यवहार चिकित्सा की पूर्व धारणाएं क्या थी। व्यवहार बाहरी वातावरण, आंतरिक संज्ञानों पर अन्य मानसिक प्रक्रियाओं जैसे दृष्टिकोण और मान्यताओं का परिणाम है। ठीक है, उल्लेखनीय और स्थायी मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाने के लिए अधिगम सिद्धांतों का उपयोग करना वैध तरीका है। समायोजन और आत्म प्रतिबंधन के लिए नए तरीके सीखकर क्लाइंट अपने मनोवैज्ञानिक संकट को कम करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। प्रयोग सिद्धि विधियों का उपयोग करके चिकित्सा की प्रभावशीलता मापे जाने योग्य है, अर्थात मानकीकृत मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग से क्लाइंट पर चिकित्सा के प्रभाव को मापा जा सकता है। और भी है, आप उसको देखना। तो इवान पावलो के पास विभिन्न जानवरों वाला व्यावसायिक श्रवणालय था। अपने प्रारंभिक करियर में उन्होंने कुछ समय के लिए बीमारियों का अध्ययन किया और उनके जानवर आमतौर पर मर जाते थे। उन्हें अपने करियर के लंबे समय तक पशु शरीर क्रिया विज्ञान के अध्ययन के लिए समर्पित किया। इसलिए उन्हें यह जरूरत थी कि कई सौ जानवरों को रखा जाए जिसमें उनका श्रवणालय कारगर रहा। तो सैद्धांतिक संरचना कैसी है। व्यवहारवाद का क्षेत्र मनुष्य और उनकी प्रारंभिक अवधारणा कोरी किताब के रूप में देखने के बजाय उन्हें ऐसे अस्तित्व के रूप में देखने के लिए बदल गया जो दृष्टिकोण, मान्यताओं और मूल्यों सहित अपनी आंतरिक दुनिया के माध्यम से अपने बाहरी वातावरण से सक्रिय रूप से जुड़ते हैं। निम्नलिखित खंड में हम सभी मुख्य सैद्धांतिक संरचनाओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, परंपरागत अनुकूलन 1890 के दशक में इवान पावलोव द्वारा विकसित परंपरागत अनुकूलन प्राकृतिक उद्दीपक जैसे कई रैटल स्नेक जो स्वाभाविक रूप से डर पैदा करता है को तथा उद्दीपक जैसे तेज आवाज सुनना से जोड़ता है ताकि वांछित प्रक्रिया यानी भय प्राप्त हो सके। कोई भी जल्दी से कोई आपके पीछे हॉर्न भी बजा देगा तो आप घबरा जाओगे और आप भयभीत हो जाओगे। क्रिया प्रसूत अनुकूलन, यह एक ऐसा अधिगम मॉडल है जो वांछनीय व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के लिए वांछनीय व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए उन्हें दंडित करने पर केंद्रित है। ठीक है, मतलब अच्छा व्यवहार पे आपको पुरस्कृत किया जाएगा और वांछनीय व्यवहार पे दंडित किया जाएगा। यह भी आपको डर का कारण हो सकता है कि हमें गलत काम हमें दंडित कर सकता है। सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, उस समय की प्रचलित धारणाओं के विपरीत अल्बर्ट बंडूरा ने अधिगम में व्यक्तिगत चरों और अवलोकन के महत्व पर प्रकाश डाला। हालांकि वे इस बात से सहमत थे कि परंपरागत और कार्य स्फूर्त अनुकूलन सीखने में महत्वपूर्ण तरीके थे। उन्होंने संज्ञानात्मक मध्यस्थता प्रक्रिया अर्थात अधिगम में चिंतन, दृष्टिकोण और मूल्यों की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने मनुष्यों में अनुकरण और मॉडलिंग जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से होने वाले ऐसे अधिगम पर भी प्रकाश डाला जो मात्र इसलिए होते हैं क्योंकि व्यक्ति किसी निश्चित वातावरण में उपस्थित होता है और इसे अवलोकन आधारित अधिगम की संज्ञा दी। क्लाइंट और परामर्शदाता चिकित्सा की भूमिका, ठीक है, कैसी भूमिका रहती है, इस चीज़ों पे भी ध्यान दिया गया है। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से आ जाए कि कैसे
व्यक्ति चिकित्सा में क्लाइंट और परामर्शदाता की भूमिका बताए। चिकित्सा के दौरान चिकित्सक की भूमिका एक शिक्षक और आदर्श की होती है। सूचना संग्रह, हस्तक्षेप, योजना तैयार करना और चिकित्सा के परिणामों को लगातार प्रयोग सिद्ध सत्यापन के अधीन करना उसके काम में शामिल है। ओके, चिकित्सा में क्लाइंट की भूमिका अच्छे से बताना, खुल के बताना, सही रूप से समझाना और संयम रखना। क्लाइंट में चिकित्सक प्रक्रिया में जागरूक भागीदारी है। वह चिकित्सक द्वारा परिणामी व्यवहार निर्धारित करने में सहायता करता है। उसे संलग्नता, सहयोग और आत्मनिगरानी के माध्यम से चिकित्सीय कार्य में भाग लेता है। चिकित्सीय कार्य के सफल होने के लिए क्लाइंट की ओर से व्यवहार आवश्यक है। ठीक है, क्लाइंट और परामर्शदाता के बीच संबंध अच्छा होना चाहिए, बातचीत तालमेल अच्छा बैठना चाहिए। ये नहीं वो प्लस बोले माइनस बोले, और चिकित्सक अपने व्यवहार उस पर थोप नहीं सकता, या कोई भी चीज़ अपनी सोच भी नहीं बता सकता कि वो क्या सोच रहा है इस चीज़ में, आपको ये करना चाहिए तो वो करना चाहिए। तो उसको ऐसे थोपना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को कि हमें तो ये सही लगता है, आपने यहाँ गलत किया, ये सब नहीं बोलना चाहिए। उसकी कहानी सुन के उससे समस्या का समाधान बताना और उसे संतोष देना, मतलब वो जिस समस्या का के लिए आया उसे समाधान होना। ये नहीं आज आया आज ही बता के विदा कर दिया, नहीं, उसको धीरे धीरे बहुत समय लगता है। तकनीकें, ठीक है, तो बहुत सारी तकनीकें होती है। विभिन्न व्यवहारगत उपागम से उत्पन्न होने वाले परामर्श तकनीकों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। विषांति परीक्षण, ठीक है, भूमिका निर्वाह और वर्गीकृत कार्य सौंपना, गतिविधि निर्माण, प्रसन्नता मूल्यांकन, क्रमबद्ध विषुग्राहीकरण, पलावन, विषमता चिकित्सा। 3 अगर आप इसमें से पढ़ लोगे ठीक ठाक, और ऐसा चीज़ पढ़ना जो आपको पहले से रिलेटेड, मतलब प्रीवियस टॉपिक्स में आई हुई हो, जैसे कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें प्रीवियस यूनिट्स में आई हुई है, तो ऐसी चीज़ें तैयार करना जो सिमिलरिटीज़ हो। अगर क्वेश्चन आएगा भी, क्योंकि 3rd ईयर की ये सब बुक्स है, तो हमेशा इसी तरीके से तैयारी करो कि एक बार में आपका 3 साल में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब आगे मूल्यांकन कैसे होता है इसमें। तो मूल्यांकन में आगे पहला योगदान, अनुपयोग, व्यवहार चिकित्सा तकनीक का उपयोग, चिंता और दुर्गति, व्यवस्थित विषुग्राहीकरण आदि, अवसाद और यहाँ तक कि आघात के लिए हस्तक्षेप के रूप में किया जा सकता है। चिकित्सा और क्लाइंट दोनों का आलोचनात्मक मूल्यांकन, कि हाँ इसमें कुछ बुराई भी होती है, ऐसा नहीं सब कुछ सही है सब कुछ सही है, ऐसा नहीं, आलोचनात्मक मूल्यांकन भी होता है कि चिकित्सक में भी कुछ गलती हो सकती है और क्लाइंट में भी बताने में कुछ गलतियाँ हो सकती है। हर चीज़ें स्वीकार करना सही बात नहीं है। सकारात्मकवादी झुकाव के नैतिक लाभ, व्यवहार चिकित्सा में स्पष्ट सीमाएं होती है। वे एक क्लाइंट के जीवन में केवल व्यवहार को प्रभावित करने की हद तक तल्लीन होते हैं। इसमें उन्हें नैतिक रूप से दुविधाग्रस्त क्षेत्रों का सामना नहीं करना पड़ता है। ज्ञान हस्तांतरण, व्यवहार चिकित्सा प्रदान करने के लिए लोगों के बड़े समूहों को प्रशिक्षित किया जा सकता है और हस्तक्षेप को चूंकि सभी क्लाइंटों द्वारा सीखा जा सकता है, इसलिए इसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है। समय और धन की बचत, यह चिकित्सा चूंकि समयबद्ध और अल्पकालिक है, इसलिए यह मितव्ययी और सुविधाजनक है। वैश्विक पहुंच, यह दृष्टिकोण के सैद्धांतिक जड़ें चूंकि सर्वविदित है। व्यवहार चिकित्सा अलग अलग स्वरूपों में दुनिया भर में उपलब्ध है। सीमाएं क्या क्या होती है, तो परामर्शदाता और क्लाइंट के बीच क्या है, शक्ति असंतुलन। यह उपागम चिकित्सक को विशेषज्ञ और क्लाइंट को एक छात्र के रूप में देखता है, जिसे चिकित्सक से सीखना और आत्मसात करना चाहिए। मैं तो ऐसा नहीं कोई जोर जबरदस्ती हो। लक्षण केंद्रित समाधान, जो लक्षण है उसी से केंद्रित समाधान दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम कुछ हो और समाधान हम कुछ दे दें, ऐसी बात नहीं है। और हम अपने मन से किसी भी चीज़ को प्रभावित नहीं कर सकते कि हो सकता है हमें ऐसा लगता है कि ये हो सकता है, ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। क्लाइंट के सामवेगिक संसार पर बल देने की कमी, क्लाइंट की सामवेगिक दुनिया, वे अपनी समस्याओं और चिकित्सा के बारे में कैसा महसूस करते हैं, ये सभी चिकित्सा के लिए अप्रासंगिक और चिकित्सा के दौरान इस पर चर्चा नहीं की जाती कि आप हमारे बारे में कैसा सोचते हैं, बताओ तो जरा, ये सब नहीं पूछा जाता। व्यवहार संशोधन, अवांछनीय व्यवहार को हटाने और कम करने के लिए चिकित्सा में अधिगम सिद्धांतों का उपयोग करना व्यवहार संशोधन कहलाता है। इस टॉपिक को हम प्रीवियस यूनिट में या किसी और बुक में पढ़ चुके हैं, जहाँ तक हमें याद आ रहा है, क्योंकि हम ही पढ़ाते हैं तो हमें याद है।
तो उपरोक्त खंड में उल्लिखित सभी चिकित्सीय हस्तक्षेपों के व्यवहार संशोधन तकनीक कहा जाता है। मतलब किसी को गुस्सा आना, किसी को आघात होना या किसी भी तरीके की अन्य तरीके की सांवेगिक या अदर कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम या व्यवहारिक प्रॉब्लम जो उसके व्यवहार में रहे और ख़राब रहे, उस चीज़ों का संशोधन करना, मतलब उसे हटाना या कम करने के लिए चिकित्सक में अधिगम सिद्धांतों का उपयोग करना व्यवहार संशोधन कहलाता है। ठीक है, तो इसकी अब कुछ हिस्ट्री दिया। 1977 में अमेरिकी मनोचिकित्सक डोनाल्ड मिचेनबाम ने संज्ञानात्मक व्यवहार संशोधन विकसित किया। पिछले खंड में वर्णित व्यवहार संशोधन तकनीक की तरह इस तकनीक का उद्देश्य भी व्यवहार को बदलना है। पहले वर्णित तकनीक के विपरीत यह तकनीक व्यक्ति के अस्वस्थ व्यवहार के स्रोत के रूप में आंतरिक विचारों पर केंद्रित थी। इसलिए व्यवहार को बदलने के लिए उन विचारों को बदलने में विश्वास करता है। संज्ञानात्मक व्यवहार संशोधन ऐसी चिकित्सा है जो शिक्षण दृष्टिकोण का उपयोग करती है, जिसमें परामर्शदाता क्लाइंट को या क्लाइंट स्वयं को विभिन्न कौशल सिखाता है जिससे कि आपने किसी भी चीज़ की समस्याओं पर व्यवहार में किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। CBM 3 चरणों के ढांचे में काम करता है। व्यक्ति के विचारों का अवलोकन करना, क्या वो कर रहा है, कैसा उसका विचार है, कुअनुकूलित व्यवहार की ओर ले जाने वाले विचारों को बदलना, ठीक है, सही तरीके के व्यवहार की ओर ले जाना और उसे बदलना, ऐसे कौशल प्राप्त करना जो बेहतर तरीके से समायोजन में व्यक्तियों की सहायता करते हैं। ठीक है, फिर वो चीज़ें सिखाना जो उसे उस तरीके की समस्या, उस तरीके के व्यवहार में उसकी समस्या मतलब समाधान प्रदान करे उसे। संज्ञानात्मक चिकित्सा, ठीक है, उत्पत्ति 1960 के दशक तक व्यवहार चिकित्सा में धीरे धीरे विकसित हो रही थी, जिसमें उन पद्धतियों को शामिल किया गया जो गैर प्रत्यक्ष विचारों, संवेगों और आंतरिक दुनिया पर काम करती थी। मन की आंतरिक क्रियाओं के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। इससे सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में वृद्धि हुई, जिसका उद्देश्य यह था कि संज्ञान, व्यवहार और संवेग के बीच संबंधों का अध्ययन करने के लिए आंतरिक संरचनाओं को सिद्धांतबद्ध किया जाए। ठीक है, बेक ने मनोवैज्ञानिक के रूप में अपनी यात्रा तब शुरू की जब वो फ्रायड के सिद्धांत के प्रयोग सिद्ध के रूप में मान करने का प्रयास कर रहे थे और अंततः उन्होंने फ्रायड के सिद्धांत को तो सत्यापित किया ही, बल्कि उन्होंने अपने परिणामों का एक पैटर्न देखना भी शुरू किया जिसमें उन्हें मनोवैज्ञानिक बीमारियों का अपना सिद्धांत बनाने की प्रेरणा मिली। ठीक है, पूर्व धारणाएं कैसी है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि क्या संज्ञानात्मक चिकित्सा में उत्पत्ति और पूर्व धारणाएं बताए। तो आप लोग पूर्व धारणाएं पढ़ लेना। लोगों में संज्ञानात्मक तथ्यात्मक और त्रुटिपूर्ण दोनों तरह के विचार से बने होते हैं। दूसरा है मनुष्यों में मस्तिष्क सचेतन चिंतन के साथ साथ अचेतन आवेगों में सक्षम है। यह सिद्धांत संज्ञान और सार्वभौमिकता की धारणा पर भी आधारित है। व्यवहारवाद की तरह संज्ञानात्मक चिकित्सा भी प्रयोगसिद्ध परीक्षण पर अत्यधिक निर्भर है। चिकित्सक और क्लाइंट के सैद्धांतिक संरचना, ठीक है, बेक 1976 संज्ञानात्मक मॉडल की अनुभूति के 3 स्तरों की और संकेत करते हैं जो कि मानव संज्ञान और हमारे सोचने के तरीके की विशेषता है। यह मूल मान्यता या मनोबंध, आकायात्मक पूर्व धारणाएं और नकारात्मक स्वचालित विचार है। नकारात्मक स्वचालित विचार, आकारात्मक पूर्व धारणा और मूल मान्यताएं। संज्ञान के 3 स्तर, ठीक है। मूल मान्यताएं मानव मस्तिष्क में लाखों लीकेज के साथ हजारों मनोबंध या अवधारणा मानचित्र होते हैं जो सूचनाओं को शीघ्रता से संसाधित करने में हमारी सहायता करते हैं। मनोबंध चूंकि चीज़ों, वस्तुओं, लोगों आदि के मानस चित्रण है, इसलिए इसमें अशुद्धियाँ हो सकती है। जैसे बिल्कुल साधारण संकल्पना कि कुत्ता क्या है, इसमें मनोबंध को सही करना आसान है, परंतु माता पिता की नज़र में आपका क्या मूल्य है, ऐसी व्यक्तिपरक संकल्पना के लिए ऐसा करना बेहद कठिन है। ठीक है, ठीक है। इस तरह मनोबंध गहरी आंतरिक मान्यता है। यह हमारी ऐसी मूल मान्यता है जो आसानी से परिवर्तित नहीं होती है कि कुत्ता क्या है और माता पिता के लिए हमारा क्या मूल्य है। ये सब चीज़ें बहुत आसानी से
कुत्ता वाली तो बहुत आसानी से परिवर्तित हो सकती है, छोटी चीज़ है, लेकिन कुछ सारी चीज़ें इतनी मूल्य मान्यताएं होती है जो आसानी से परिवर्तित नहीं होती। कठोर और शुरुआती अनुभवों से प्रभावित है। बेक मूल मान्यताओं को आत्म जैसे मैं सुयोग नहीं हूँ, अन्य या दुनिया जैसे लोग पक्षपाती और भविष्य जैसे मैं कभी खुश नहीं रहूँगा इस संदर्भ में वर्णित है। तो इस चीज़ों को कैसे तुम पलट लोगे कि मैं कभी खुश नहीं रहूँगा, अगर तुम सोच रही हो, है ना, तो तुम्हारी मूल मान्यता है यही है। कोई तुम बोले कि नहीं यार तुम आगे चल के बहुत खुश रहोगे, तो तुम कैसे मान लोगे कि यहाँ ये बंदा बोल रहा है मान ले, हलवा है। ठीक है, संज्ञात्मक तरह, जैसे कि अभी हम बोले कि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप फेल हो जाओगे, तो ये मूल मान्यता है। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। यह संज्ञात्मक त्रय अवसाद के संज्ञात्मक सिद्धांतों में परिलक्षित होता है। ब्रेक ने सिद्धांत दिया कि अवसाद 3 कारकों का परिणाम है, जिसमें से प्रत्येक कारक 2 कारक का कारण बनता है, उसे बरकरार रखता है। उसके अनुसार अवसाद तब उत्पन्न होता है जब क्लाइंट के पास स्वयं के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण होता है। ठीक है, अपने जीवन में अधिकांश घटनाओं की नकारात्मक रूप से निराशवादी दृष्टिकोण व्याख्या करने की प्रवृत्ति होती है, और उसे अपने भविष्य में धूमिल और सहाय उम्मीद होती है कि हम कुछ नहीं करते सकते, हम धरती के बोझ हैं। आक्रात्मक पूर्ण धारणा, मान्यताएं, नकारात्मक स्वचालित विचार, संज्ञात्मक विकृतियां हटाओ, ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सब। ठीक है, चिकित्सीय तकनीक कैसी है संज्ञात्मक चिकित्सा की? संज्ञात्मक चिकित्सा व्यवहार चिकित्सा के मुकाबले क्लाइंट पर अत्यधिक निर्भर करती है। क्लाइंट पर अत्यधिक निर्भर करती है क्योंकि सीखना क्लाइंट को है। ठीक है, क्लाइंट की बदलने की इच्छा और दोषपूर्ण संज्ञान के बारे में चिकित्सक को ज्ञान सहयोग संरचना के लिए आधार प्रदान करते हैं। दोनों सहयोगी यह सुनिश्चित करते हैं कि वे व्यक्तित्व को विकृति से बचाए, कोई भी विकृति ना हो व्यक्तित्व में। दूसरा ख है संज्ञात्मक विसंगतियों की पहचान करें, क्या प्रॉब्लम है उन सबकी पहचान करें। चिकित्सा के लक्ष्य अर्थात व्यक्ति में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए तर्कसंगत रूप से उसका समायोजन करेंगे, मतलब उसका जो समस्या का समाधान है उसे उसके व्यक्तित्व में कौशल के द्वारा और अन्य माध्यमों से उसके व्यक्तित्व में समायोजित करे या मिलाए या बढ़ाए। इसके अलावा एक क्लाइंट परामर्शदाता संबंधों पर भी बल देती है। ब्रेक का उपागम उन पहले उपागमों में से शामिल था जिन्होंने परामर्शदाता द्वारा क्लाइंट से बनाए जाने वाले संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने परामर्शदाता की गर्मजोशी, सहानुभूति, स्वीकृति, तालमेल बनाने के कौशलों को चिकित्सा के परिणाम के लिए महत्वपूर्ण माना। संज्ञात्मक व्यवहार उपागम में उपयोग की जाने वाली तकनीक को संज्ञात्मक तकनीक और व्यवहारगत तकनीक के तहत वर्णित किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या है संज्ञात्मक व्यवहार उपागम से उपयोग की जाने वाली तकनीक को व्यक्ति का संज्ञान बदलने के लिए, कैसे उसकी सोच बदल जाए। और संज्ञात्मक तकनीक होती है व्यक्ति का व्यवहार बदलने पर केंद्रित होती है। व्यवहार तकनीक के तहत वर्णित किया जा सकता है क्लाइंट और परामर्शदाता चिकित्सा की भूमिका। क्लाइंट और परामर्शदाता चिकित्सा की भूमिका चिकित्सक चिकित्सा में ज्ञान का योगदान करता है। यह ज्ञान इस बारे में कि संज्ञात्मक विकृतियाँ कैसे उत्पन्न होती है और उसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है, मतलब आप कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, किस जगह से आ रही है और आप कैसे उसका मुकाबला कर सकते हैं। चिकित्सा में क्लाइंट की भूमिका वो सीधे सीधे अपनी चीज़ों को बयां करे और उस चीज़ों से पता चल जाता है। और वो जितना ज़्यादा ओपन होगा, अपनी चीज़ों को खुल करके रखेगा, उतनी अच्छा तरीके से उसका क्या है समस्या को दूर किया जा सकता है आसानी से। परामर्शदाता क्लाइंट संबंध अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो समझाए वो समझे, इस बात का एक छात्र और शिक्षक जैसा संबंध होना चाहिए। वो अपनी समस्याओं को चिकित्सक को समझा पाए इजीली। मूल्यांकन अनुपयोग अवसाद अनुसंधान में सीटी का योगदान। सीटी ने बड़े पैमाने पर अवसाद की समझ में योगदान किया। अवसाद के बारे में प्रचलित धारणा में इसे भीतर की और निर्देशित ग्रोथ के रूप में आकलन किया गया है। बेग ने अवसाद को संज्ञात्मक विकृति के परिणाम के रूप में देखना शुरू किया। अपने उपागम और आगे बढ़ाने के लिए वह अपने अवसादग्रस्त
के सपनों में विकृतियों का प्रमाण खोजने में सक्षम हुआ। अनुपयोग सिटी के वर्तमान पारिवारिक चिकित्सा, जहां व्यक्तित्व और संयुक्त परिवार संज्ञान की जांच की जाती है। दुश्चिंता विकारों, माता पिता प्रशिक्षित कौशल प्रशिक्षण में अन्य और कई अन्य क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है। सीमाएं, भीतरी दुनिया का अति सरलीकरण, है ना, कैसा आप तो देखते हो कैसी प्रॉब्लम्स हैं। भीतरी दुनिया का अति सरलीकरण होना चाहिए। संवेगों की भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती, क्योंकि कहाँ किस समय कैसे गुस्सा आ रहा है, उसका कैसे संवेग चल रहा है उसके, है ना। तार्किक संवेगिक व्यवहार चिकित्सा, तार्किक संवेगिक उत्पत्ति कहाँ से हुई? तार्किक संवेगिक व्यवहार चिकित्सा एक प्रकार की संज्ञात्मक व्यवहार चिकित्सा थी। इसमें अग्रणी अल्बर्ट एलिस थे। एलिस चिकित्सा मनोविश्लेषण के तत्कालिक आत्म प्राचलिक उपागम का कड़ा विरोध किया। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि यह उपागम क्लाइंट को बेहतर महसूस कराने में सहायक बनने में तो विफल रहा, बल्कि ज़्यादातर मामलों में इसने उन्हें और अधिक बुरा महसूस कराया। ठीक है, और इसकी हिस्ट्री पढ़ लेना, पूर्व धारणाएँ पढ़ लेना। सैद्धांतिक संरचना कैसी थी? तर्कहीन विश्वासों का जन्म। एलिस ने सिद्धांत दिया कि तर्कहीन मान्यताओं में हमारा पहला संपर्क बाहरी होता है। महत्वपूर्ण व्यक्ति या कोई उल्लेखनीय अन्य बचपन के दौरान व्यक्ति को इन तर्कहीनों से परिचित करता है। व्यक्ति तब इन मान्यताओं को सीखता है व्यक्ति स्वयं भी इन मान्यताओं को बनाने में सक्षम है। इन मान्यताओं को बरकरार रखना स्वयं के लिए हानिकारक है। स्वयं को स्वचालित रूप से सुझाव देना कि ये मान्यताएं लाभदायक है। यह मान्यता को बरकरार रखने में विभिन्न तरीकों से शामिल है। दोहराव, जैसे थोड़ी सी असफलता पर मैं असफल हूँ को बार बार सोचना, और इन मान्यताओं में सहयोग में व्यवहार करना, जैसा प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में भाग लेना क्योंकि आप मानते हैं कि आप असफल हैं। स्वीकृति की असफलता, स्वीकृति की आवश्यकता है। REBT की सबसे क्रांतीय मान्यताओं में से एक यह है कि स्वस्थ रहने के लिए मनुष्यों को स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। यह चिकित्सा स्वीकार करती है कि इन निकट संबंधी और प्रियजनों से स्वीकृति की कमी व्यक्ति में अतार्किक आत्मघाती मान्यताओं का कारण बन सकती है, परंतु यह उन स्वीकृति की प्राप्ति का उपचार के रूप में नहीं देखती। REBT चिकित्सा क्लाइंट को स्वीकृति का भाव से उठने वाले संवेगों का सामना करने के लिए कहेगा। वह उदासी, अकेलेपन और यहाँ तक कि क्रोध का भी सामना करने के लिए कहेगा। वे संवेग आंतरिक संवाद में बदल जाते हैं। जिससे अक्सर दोषारोपण किया जाता है कि मेरे पिता को मुझसे प्यार करना चाहिए। अगर मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करते तो इसका अर्थ यह है कि मैं अयोग्य हूँ। लेकिन अगर मैं अयोग्य हूँ तो मेरे पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों से बेशर्त प्यार करें। मतलब गलत विचारधारा मन में बैठ चुकी होती है तो सही विचारधारा, तो गलत विचारधारा प्रबल हो जाती है थोड़ी। वो हर चीज़ को नकारात्मक रूप से देखता है और उस चीज़ों पे स्थिर हो जाता है और उसी चीज़ों को बार बार सोचने लगता है। ABC मॉडल हटाओ, कोई ज़रूरत नहीं। ABC मॉडल ये आया था क्या? हाँ। ABC मॉडल आया था असाइनमेंट्स में। कल्पना कीजिए कि आप बाजार में टहल रहे हैं और आपका 6-7 वर्ष का बच्चा मिलता है। बच्चा रो रहा है और अपनी माँ से अपनी लिए टेडी बियर खरीदने के लिए कह रहा है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बच्चा क्यों रो रहा है तो आप क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं कि बच्चा को टेडी बियर चाहिए और उसे नहीं मिल रहा है तो वो दुखी है, उसे ये मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, बच्चा रो रहा है क्योंकि वो टेडी बियर लेने के लिए नखरे दिखा रहा है। बच्चा रो रहा है क्योंकि उसकी माँ बेहद सख्त या बेपरवाह है। क्या आप अन्य बच्चों के बारे में सोच सकते हैं जो ऐसी स्थिति में का सामना कर रहे हैं, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया रोकर नहीं दे रहे हैं। मतलब जो ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं लेकिन वो लोग रो नहीं रहे।
किसी कारण से एक बच्चा इस तरह से प्रतिक्रिया करता है और दूसरा बच्चा दूसरे तरीके से प्रतिक्रिया करता है। एबीसी मॉडल का कहना है कि प्रत्येक स्थिति में इसके प्रति विभिन्न सामूहिक प्रतिक्रियाएं हो सकती है और हो सकती है जो कि इस पर निर्भर करती है कि जो इस पर निर्भर करती है कि व्यक्ति इसे संसाधित करने के लिए कौन सा तरीका चुनता है। जब कोई घटना घटती है तो एक्टिवेटिंग इवेंट घटना से संबंधित हमारे मौजूदा विचारों की मान्यताएं बिलीफ्स घटना के प्रति हमारा प्रतिक्रिया कॉन्सिक्वेंस को प्रभावित करता है। एलिस बताते हैं कि यह हमारी स्थिति घटना में एलिस बताते हैं कि यह हमारी स्थिति घटना की व्याख्या से उपजी हमारी आंतरिक मान्यता है जो नकारात्मक परिणामों की ओर ले जाती है कि हमारी मम्मी कितनी बुरी है, हमारी मम्मी ऐसे ही करती है, हमारी मम्मी हमको ये नहीं दिला सकती, अपने तो ये करती है वो करती है, नकारात्मक परिणामों की ओर ले जाती है। इसलिए मॉडल संवेगों और व्यवहारों में बदलाव लाने के लिए मान्यताओं बी में हस्तक्षेप या चिकित्सा लागू करना संभव बनाता है। यहाँ ध्यान व्यक्ति के तर्कहीन विश्वासों पर है क्योंकि ब्रेक के सिद्धांतों में ध्यान संज्ञात्मक तरह पर है कि क्या वो बंदा ध्यान लगाया है और किस तरीके से सोच रहा है, उसे सोच को परिवर्तन करना है। यहाँ उसको समस्या का हल नहीं बताना है, उसका जो सोच है वो जिस चीज़ों को बार बार सोच रहा है उस चीज़ों को बदलना है। और कहाँ बी पे बदलना है, यहाँ पे उसको बिलीव्स होता है। ठीक है, यहाँ डी कि मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को प्रतिनिधित्व करता है जो क्लिंटो और परामर्शदाता विचारों के बारे में पूछते हैं कि वे सही या गलत। ई चिकित्सा के उन प्रभावों को दर्शाता है जो अंततः किसी भी महसूस करने के तरीकों में बदलाव एफ के कारण बनते हैं। तकनीकें विचारों पर काम करना, ठीक है, चिकित्सक व्यवधान, आत्म सुधार, आरबीटी शिक्षण बनना, व्यवहारों पर काम करना, भाषा परिवर्तन जैसा ऊपर दिखाया गया है। ठीक है, संवेगों पर काम करना, तार्किक संवेगिक इमेजिंग, मतलब उसके मूल रूप से उसके विचारों पर किस तरीके से काम करना है, उसके भाषा को किस तरीके से सही करना है, कैसे उसको जो वो समझ रहा है उस जो सोच रहा है उस सोच में जहाँ वो नकारात्मक रूप से फंस रहा है उस नकारात्मक सोच को किस तरीके से बदला जाए। इसीलिए तार्किक संवेगिक इमेजिंग, हास्य का उपयोग, ठीक है, शर्मिंदा होना कि हाँ आपके साथ बुरा हुआ, ऐसा नहीं कि हाँ हाँ है तुम्हारा नहीं मिला खिलौना है नहीं, थोड़ा सा शर्मिंदा होना कि अपने क्लाइंटों को आत्मविश्वासी शर्म से मुक्त कराने के लिए विकसित करने के लिए काफ़ी समय समर्पित किया। उन्होंने ऐसे अभ्यास तैयार किए और अपने क्लाइंटों को शर्मिंदा महसूस करने के लिए दृढ़तापूर्वक इनकार करने के लिए प्रोत्साहित किया कि हाँ आप शर्मिंदा हो सकते हो कि आपने ऐसा सोचा, सॉरी गलत बता दिए, कि यही था कि आप शर्मिंदा हो सकते हो कि आपने ऐसे नकारात्मक सोच ऐसे लोगों के प्रति रखी, अपने माता पिता किसी भी इंसान के प्रति रखी जो सोच आपको नहीं रखना चाहिए। तो इसे शर्मिंदगी होनी चाहिए किसी भी इंसान को कि हाँ हम किसी के लिए गलत सोचे थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। क्लाइंट और परामर्शदाता चिकित्सा की भूमिका, चिकित्सा की भूमिका कैसी रहनी चाहिए। कि परामर्शदाता को क्लाइंट को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए जो गलतियां करता है परंतु फिर भी स्वस्थ और सफल जीवन जीने में सक्षम है। ठीक है, चिकित्सा में क्लाइंट की भूमिका, चिकित्सा में शामिल होने वाले सभी क्लाइंट से यह स्वीकार करने की अपेक्षा की जाती है कि समस्या मौजूद है, कि हाँ भाई समस्या है तभी तो आप आए हो। इसके अतिरिक्त आरबीटी में शामिल होने वाले क्लाइंट से यह भी स्वीकार करने की अपेक्षा की जाती है कि समस्या के मूल अतार्किक मान्यताएं हैं जो आप सोच रहे हो, कोई तर्क नहीं है कि हाँ आपके साथ ये चीज़ हुआ, तार्किक है ये चीज़, आपने बस कल्पना की है जिसका कोई फैक्ट नहीं है आपके पास कि हाँ ये चीज़ आपके साथ बुरी हुई है। ठीक है, मूल्यांकन कैसा है, तो अनुपयोग मूल्यांकन का आरबीटी वैवाहिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत परामर्श के लिए लागू की जा सकती है। दूसरा है चूंकि यह शिक्षण मोड का उपयोग करती है तो अतार्किक मान्यताओं को चुनौती देने के लिए क्लाइंट से यह अपेक्षित होता है कि वह कुछ बुनियादी तकनीकें सीखे। इसे आरबीटी समूह सत्रों में भी लागू किया जा सकता है। आरबीटी हल्की से मध्य ऐसी मनोवैज्ञानिक बीमारियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है जिसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती, मतलब पूरा घुस के समझाया नहीं जाता और बदला नहीं जाता। सीमाएं, शक्ति असंतुलन, क्लाइंट की समस्याओं की अनदेखी और टकराव की शैली, अतीत और वर्तमान को संतुलित करना।
समकालिक चिकित्सा, ठीक है। तो विभिन्न समकालिक चिकित्सा विकसित कहाँ है, विकसित किए गए हैं जो दो या दो से अधिक चिकित्सा को मिलाते हैं। इस एकीकृत चिकित्सा में नई पीढ़ी की चिकित्सा भी कहा जाता है। इसमें दो प्रमुख डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी डीबीटी और एक्सेप्टेशंस एंड कमिटमेंट थेरेपी एसीटी। डीबीटी और एसीटी द्वंद्वात्मक व्यवहार चिकित्सा डीबीटी मसा लाइन हन द्वारा विकसित द्वंद्वात्मक व्यवहार चिकित्सा की एक नई पीढ़ी का व्यवहार चिकित्सा है जो बौद्ध दर्शन, मनोगतिक व्यवहार, व्यक्ति केंद्रित और गस्टाल्ट दृष्टिकोण के साथ संज्ञानात्मक व्यवहार उपागम को एकीकृत करता है। यह मुख्य रूप से बोर्ड लाइन व्यक्तित्व विकार, आत्मघाती और अन्य हानिकारक व्यवहारिक में नैदानिक जनसंख्या पर लागू किया जा सकता है। मतलब कई सारे जब विकार एक साथ उपस्थित होते हैं वह समकालिक चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें कौन कौन से विकार थे वो आपने देखा। डीबीटी मुख्य रूप से क्लाइंट में सामूहिक विनिमय पर ध्यान केंद्रित करता है और संवेदात्मक विनिमय कौशल में सुधार करने में सहायता करने के लिए एक द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। चिकित्सा के दौरान सिखाए जाने वाले 4 व्यापक कौशल है: सचेतना, पारस्परिक प्रभावशीलता, सामूहिक विनिमय और संकट सहनशीलता। डीबीटी में चिकित्सक द्वारा क्लाइंट के प्रति एक गहरी स्वीकृति की भावना प्रदर्शित होती है। मैं आपको वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसे आप हैं और मैं आपको बदलने के लिए आपकी सहायता कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हो कि आप गंदे हो तो हम नहीं आने देंगे, ना 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 ना, आपने ये बोला था। नहीं, आप अच्छे हो, आप आओ, लेकिन आपको हम बदलने का ट्राई करेंगे। स्वीकृति और प्रतिबद्धता चिकित्सा मनोचिकित्सा के हालिया दृष्टिकोण में सचेतना को एक प्रमुख स्थान दिया गया। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के समकालिक रूपों से परे जाकर सचेतना आधारित मनोचिकित्सा का काफ़ी हद तक उपयोग किया गया है। स्वीकृति और प्रतिबद्धता थेरेपी एक ऐसी सचेतना आधारित मनोचिकित्सा है जिसमें क्लाइंट को अनुकूलित विचारों और विश्वासों को बदलने की कोशिश करने के बजाय उनको स्वीकार करने पर ध्यान केंद्रित करता है। मूल आधार यह है कि इन निष्क्रिय और क्रियात्मक विचारों को स्वीकार करने से इनके साथ हमारा संबंध बदल जाएगा। यहाँ स्वीकृति केवल सहानुभूतिता नहीं बल्कि यहाँ और भी में अनुभव और सक्रिय गैर नियंत्रणात्मक आलिंगन है। सिक्योरिटी और प्रतिबद्धता हटाओ, बस इतना ही सा था। सो हे गाइस, वेलकम। तो कहानी ख़त्म, वेलकम नहीं, कहानी ख़त्म होती है। आप लोगों को कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी लिंक पर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो और वहाँ पे आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम और डाउट या किसी भी तरीके की क्वेरी आप पूछ सकते हो। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो कि कैसा लगा वीडियो, और किसी भी तरीके कोई हेल्प हो, कोई सुझाव हो, आप मुझसे ले सकते हो, सुझाव दे सकते हो। तो मिलते हैं गाइस एक यूनिट 7 में। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, अच्छा लगता है हमको। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट में। टाटा बाय बाय।